हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी कि कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए अगर हम बैंकिंग में मेंस एग्ज़ाम को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप मेन या प्री के लिए हिसाब से मत पढ़ा करो, आप पूरे बैंकिंग एग्ज़ाम को एक साथ फोकस करो और अपने कंसेप्ट को बिल्ड करो। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड एक बार हो गया तो एग्ज़ाम का लेवल कितना भी डिफ़िकल्ट हो जाए, आप एटलीस्ट उसमें दूसरों से बेटर परफॉर्म करोगे। क्योंकि 90% स्टूडेंट्स के कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर चैप्टर में 200 क्वेश्चन बना लिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्लियर का मतलब ये होता है कि आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर के पूरे एप्लीकेशन पे काम किया है। अब एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपको एक स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट की भी बात करते हो तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि एक ही सिमिलर पैटर्न के मॉक टेस्ट देते हैं। जैसे अगर प्रैक्टिस मॉक की बात करूँ तो उनका अपना पैटर्न होता है, पॉली बोर्ड की बात करूँ तो उनका अपना खुद का एक पैटर्न होता है मॉक टेस्ट बनाने का। और इसी तरीके से अड्डा भी अपना फॉलो करती है और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो सब उसी एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करती है। आप ये चीज़ महसूस करोगे जब आप किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को खरीदते हो ना, तो उनका जो भी टेस्ट होता है वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है। तो ऐसी दुविधा में हम क्या करें? क्या हम मॉक टेस्ट पे सिर्फ डिपेंडेंट रहें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बोलना ये होगा, आपको मॉक टेस्ट तो तब देना चाहिए जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपके कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हैं तो आप मॉक टेस्ट दे के कर ही क्या रहे हो? आप फालतू का डिप्रेस हो रहे हो मॉक टेस्ट दे करके। मैं मानता हूँ कि मॉक टेस्ट देने से हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमें हैबिट हो जाता है उस तरह के इन्वायरमेंट में काम करने का। लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप अपने आप को किस बात पे जज कर रहे हो? तो जो लोग भी पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो लोग मेंस एग्जाम में 2 3 4 5 10 मार्क्स से रुक जा रहे हैं या फिर जो लोग का कंसेप्ट नहीं क्लियर है जिस वजह से उनको बार बार प्रॉब्लम होती है एग्जाम में, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ बुक्स खरीद लो जो बुक्स ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एसबीआई में काम कर रहे हैं पिछले 3 4 सालों से और उन सब ने यही बुक सजेस्ट किया है जो बुक मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को मजाक में मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बताऊं, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता यार। ये बंदा बता रहा है कि बुक्स के बारे में, लेकिन लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट। यार मॉक टेस्ट तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए क्योंकि मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऐसी चीज़ को फॉलो करो जिसको बैंकिंग एग्जाम फॉलो कर रहा है, तो आप सही सुन रहे हो। बैंकिंग एग्जाम अभी मेंस का जो भी बैंकिंग का एग्जाम होता है, अब आरआरबी को छोड़ दो, लेकिन आरआरबी के अलावा जितने भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, चाहे एसबीआई पीओ हो चाहे बीपीएस पीओ हो, ये सारे के सारे कैट को फॉलो करते हैं। 90% कैट को फॉलो करना चालू कर दिए हैं और अभी तो प्री में भी हमको ऐसा दिख रहा है कि अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अभी जिन लोगों ने भी एल आई सी डबल ए का पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि 15 के 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे गए थे। तो दोस्तों, अगर आपका अर्थमेटिक पोर्शन नहीं क्लियर है तो आप कैसे निकालोगे प्री का एग्जाम? और क्लर्क के पेपर में अर्थमेटिक के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए ठीक है, वो बहुत इजी लेवल के होते हैं, वो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिया ना, तो प्री के एग्जाम में आप 89 89 90 95 ऐसे स्कोर करके आओगे। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को बुक के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो बुक है हमारा, अगर आपको अर्थमेटिक पे पूरा कमांड करना है तो ये बुक आप बिल्कुल खरीदो। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड क्वांटम कैट के नाम से आती है, सर्वेश कुमार वर्मा इनके राइटर हैं। इसमें आपको 3 लेवल मिलेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उनके लिए है जिन लोगों का बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और वो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन। तो लेवल 1 का आप कोई भी, अगर आप वीडियो से अपना बेसिक क्लियर करते हो उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए लेवल 1 करो। लेवल 1 जब आपका हो जाता है तब आप बढ़ो लेवल 2 पे। अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर लेते हो तो प्री एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। टाइम की कमी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ना कर पाओ आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते जाओगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं लेवल 3 की।
तो लेवल 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लोग भी मेंस को टारगेट कर रहे हो, आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों पोर्शन करने हैं इस बुक के। अब इसके बाद बात आती है डीआई की। आजकल जो डीआई आ रहा है वो चैप्टर बेस्ड आ रहा है, तो इस बुक से आपके चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी डीआई का एक अलग फॉर्म होता है, वो पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ में होता है, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, अलग अलग तरीके के डीआई आते रहते हैं। तो डीआई के लिए स्पेशल एक बुक होना चाहिए जो कि स्पेशली उसी को टारगेट कर रहा है। तो उसके लिए एक बुक मेरे पास जो सजेशन में मैं आपको देना चाहूँगा वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट, और इसके राइटर है अरुण शर्मा। ये कैट की बुक है, इसमें आपको तमाम तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कैट में पूछे जाते हैं। और इस बुक में स्पेशली वो सेक्शन भी बना हुआ है जहाँ पे बैंकिंग एग्जाम को फोकस करके भी डीआईज दिए हुए हैं, चाहे वो चैप्टर बेस्ड डीआई हो, चाहे वो पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन वाले डीआई हो, चाहे वो हाई कैलकुलेटिव डीआई हो। बहुत सारे मेंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होता है डीआई में, तो वो सारे डीआई भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। चैप्टर बेस्ड डीआई के बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस बुक को लगाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, आपको मॉक टेस्ट हो या चाहे रियल एग्जाम हो, आपको कोई भी डीआई में कोई इशू नहीं आएगा। अब आप समझ लो कि एसबीआई पीओ का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें अगर कोई बच्चा 2 डीआई भी कर लेता है ना पूरी तरीके से, तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाता है। इतना पावरफुल होता है डीआई का कंसेप्ट, और इतना मैटर करता है एग्जाम में डीआई। कोई भी बच्चा 4 डीआई वहां नहीं करके आता है, 2 डीआई भी अगर उसने सही कर लिया तो उसके मैथ्स में तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। अभी रीजनिंग और इंग्लिश की तो अलग बात मैं करता हूँ, लेकिन मैथ्स में कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। जितना ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए मैथ्स है, उतना ही ज़्यादा ज़्यादा जरूरी इंग्लिश है। इंग्लिश में 2 चीज़ें होती है, एक होती है वोकैबलरी, एक होता है ग्रामर, दूसरी होती है आपकी रीडिंग की कैपेसिटी, आप कितना ज़्यादा इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रेट तो आप तभी करोगे ना जब आपकी वोकैबलरीज आपके पास होगी। अगर आपके पास बिल्कुल वोकैबलरी नहीं है तो आप रीडिंग को कैसे समझोगे, रीड को कर करके भी आप क्या समझ लोगे। तो वोकैबलरी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ो उसी समय आप उस चीज़ को गूगल कर लो या डिक्शनरी यूज़ कर लो, उसी समय आप समझ लो उस वर्ड का मीनिंग क्या है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो वर्ड्स होते हैं वो किस चीज़ से बने हैं, हम उसी चीज़ को फोकस कर लें। क्योंकि कोई भी वर्ड होता है ना वो 2-3 चीज़ों को मिलकर बनता है, और उन 2-3 चीज़ों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, और जब वो इकट्ठा होते हैं तो वो एक अलग मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं। तो उसके लिए जो एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा लेकिन कभी आजमाया नहीं होगा। सोचे होंगे कि अरे इतनी मोटी बुक कौन कंप्लीट करेगा। अरे ये मोटी बुक नहीं है, इसमें बस आपको क्या करना है, आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के कंसेप्ट को आपको पढ़ना है कि हाँ इस चैप्टर में ये है, इस वर्ड का मतलब फॉर्मेशन यहाँ से हुआ है, और उसके ऊपर आपको 2-4-5 एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हुए इन वर्ड्स को पढ़ोगे आपको वर्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और फिर जब आप एग्जाम में क्लोज टेस्ट करोगे या फिर फिलर्स करोगे तो जो ऑप्शंस आपके पास दिए होंगे ना, आप ऑप्शन की सेंस निकाल लोगे। क्वेश्चन का सेंस तो आप निकाल ही लोगे, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, और फिर जब आप ऑप्शन के सेंस निकाल दोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड है जो वहां पे सूट करेगा। 99% केसेस में आप सही करके आओगे। तो अब आप खुद सोचो, अगर आप एक बार ये बुक पढ़ लेते हो लाइफ टाइम के लिए, आपकी आपके लाइफ के लिए भी ये काम करेगा। एग्जाम तो एक अलग बात रही, लेकिन लाइफ में अब बहुत सारी चीजें होंगी लाइफ में जब जहाँ पे आपका इंग्लिश से रूबरू आप करोगे, इंग्लिश से वास्ता पड़ेगा आपका, तो वहां पे तो आपको ये वर्ड मीनिंग बहुत काम देगा, और एग्जाम में भी आपका सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अब देखो आरसी का पेपर, आरसी होता है एग्जाम में, प्री एग्जाम में कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो आरसी में हम क्या कर सकते हैं कि हमने वर्ड वाला क्वेश्चन कर लिया जिसमें अपोजिट वर्ड पूछता है या सिमिलर वर्ड पूछता है, 2-3 मार्क्स तो हमारे ऐसे ही मिल जाते हैं। मेंस के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सोच लो कितना मैटर करता है आपके लिए ये बुक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ग्रामर के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आपका बेसिक क्लियर है ग्रामर का, तो चाहे पैराजम्बल हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, या चाहे आरसी ही क्यों ना हो,
अगर सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा यार सेंटेंस में क्या एरर है। तो इसके लिए बहुत सारी बुक है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, रेड एंड मार्टिन की बुक है, तमाम तरह की बुक है मार्केट में। लेकिन जो बुक रियल में स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कराने के लिए बनाई गई। एक होता है कि अगर आप एक कोचिंग जाते हो, वहाँ पे आपको कोई गाइड कर रहा होता है, उसके बाद आप कोई बुक को फॉलो करते हो, तब तो आपको वो बुक समझ में आती है। लेकिन कोई ऐसा बुक जहाँ पे आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप उस बुक को पढ़ो और आपको ऐसा फील हो कि कोई मेरे पास बैठ के मेरे को समझा रहा है, तो उस तरीके की बुक है ये नीतू मैम की बुक। ये 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ये दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप करोगे तो आपको ग्रामर में फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सारे रूल्स याद कर लो, आप सिर्फ एक बार पढ़ के देखो, एज ए स्टोरी पढ़ के देखो इसको। ये बुक आपको ऐसा लगेगा आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो। एक तरीके से एक लेवल से स्टार्ट, जैसे एक गेम स्टार्ट होता है ना, लेवल 0 से स्टार्ट होता है, लेवल 100 तक जाता है, उसी तरीके से आपको एक गेम की तरीके से लगेगा। जब आप शुरू से पढ़ना चालू करोगे ना, लास्ट तक जब आप खत्म करोगे बुक, और बिल्कुल डेली का डेली 10 पेजेस भी अगर आप पढ़ोगे, 1.5 महीने में आपका ये दोनों बुक खत्म हो जाएगा। और आपके पास क्या होगा, एक बहुत बढ़िया ग्रामर, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का पेपर तो आप तभी दोगे ना जब आपको वर्ड फॉर्म करना आता होगा। अब आप बोलो, अभी तक आप सोच रहे हो कि ग्रामर का क्या यूज़, या ग्रामर का तो यूज़ होता है जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, जब आप लेटर लिखते हो, जब आप वैसे लिखते हो। और दूसरी वॉल्यूम जो इसकी है, उसमें बहुत ही अच्छे वर्ड के कलेक्शन दिए हुए हैं। जैसे कि डॉक्टर लोगों के लिए एक अलग स्पेशल, डॉक्टर लोग अपने एक जार्गन होता है ना, कि मतलब टेक्निकल टर्म्स होते हैं। जैसे अगर एक आईटी का स्टूडेंट है, तो वो जो कुछ भी बातें करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो हर हर किसी को नहीं समझ में आएगा, जो उस चीज़ों को बारे में नहीं जानता है। तो उसी तरीके से इस बुक में अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम है। मतलब एक तरीके से ये आपके लिए एक नॉवल जैसा बुक है। अगर आप इन दोनों बुक को खरीदते हो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एक साथ, तो आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पे। चाहो तो आप इसको सेपरेट भी खरीद सकते हो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। उसके ये जितने भी बुक हैं, जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए, ये सारे बुक के लिंक आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन है। जब आप इसको यूट्यूब पे खोलते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे मैं पिन कर दे रहा हूँ सारे बुक्स के लिंक, मैं पिन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको अलग से जाके सर्च ना करना पड़े अमेजोन पे। आप सीधे जाओ, इस पर क्लिक करो, अमेजोन की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं लास्ट बुक की, और ये है एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे। अब आप बोलोगे रीजनिंग की बुक क्यों खरीदूं यार, रीजनिंग तो ऐसे ही मिल जाता है। यार ऐसे तो मिल जाता है बहुत कुछ मटेरियल, लेकिन अगर आपको अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है एक बार रीजनिंग में, तो आप ये बुक को जरूर फॉलो करो। पजल का क्या है कि पजल धीरे धीरे से सीख जाता है बंदा, सीख मतलब प्रैक्टिस करते 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 पजल की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। लेकिन और जो चैप्टर्स होता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, उसके बाद आपके जितने भी हाई लेवल रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फरेंसेस वाले जो चैप्टर होते हैं, या फिर डायरेक्शन के बहुत सारे मेंस पे जो क्वेश्चन आते हैं न्यू पैटर्न के, इनपुट आउटपुट के भी बहुत सारे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए एक आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ टू टैकल प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम कोडिंग डिकोडिंग का है और वो न्यू पैटर्न का एग्जाम में आ गया, तो अगर आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे एग्जाम में। और अगर आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप समझ जाओगे यार यार कोडिंग डिकोडिंग का हमने पढ़ा है एक पैटर्न, अब ये दूसरा पैटर्न आ गया, लेकिन जो इसका बेस थीम है वो तो सेम है, लगेगा वही चीज, क्योंकि लॉजिक तो आपको वहां पे दिया रहेगा मेंस के एग्जाम में कि ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है और इसके हिसाब से तुम इसको करो। तो वो चीज कब, वो कॉग्निटिव स्किल आपकी कब डेवलप होगी, जब उस तरीके के इन्वायरमेंट में रहोगे। देखिए यूट्यूब पे तमाम तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तमाम तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं सिखाता है कि बुक्स के अंदर में अपनी दुनिया ढूंढो। पहले भी लोग बुक को फॉलो करते थे, अभी भी लोग बुक को फॉलो करते हैं। बस एक रूमर फैल गया है मार्केट में, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। यार मॉक टेस्ट सही है, मॉक टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तुम पढ़ाई पहली बार स्टार्ट करते हो तो एक बार एक कंसेप्ट तो बना लो,
अपनी स्पीड तो बना लो। स्पीड कैसे आएगी? जब आप सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर लोगे। कंसेप्ट एक बार आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आप अपने आप को जज करो ना। डेली के 4 मॉक टेस्ट दो आप, हफ्ते में 10 मॉक टेस्ट दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जितने भी बुक्स मैंने 5 बुक्स आपको बताई, ये बिल्कुल आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा एग्जाम में। अगर आप ये बुक्स को आज से भी मंगा के फॉलो करना चालू करते हो, मुश्किल से 1.5 महीने लगेंगे आपको ये सारे बुक खत्म करने में। अगर आप इसको डेली बेसिस पे करोगे, थोड़ा थोड़ा करके भी करोगे, 1.5 महीने के अंदर भी ये सारी बुक आपकी खत्म हो जाएगी। 1.5 महीने की मेहनत, आपके पास सिलेक्शन। बहुत सारे लोग होंगे 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड होंगे जो 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी शुरू कर रहे हैं। तो जो बंदा अभी शुरू कर रहा है और जो 4 साल से शुरू कर रहा है, आप सबको सक्सेस मिलेगा। 2019 में इतने सारी वैकेंसी है, बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा अपना कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्री अगर आपका निकल भी गया तो मेंस में जाकर अगर आप फेल हो जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी चीज़, बहुत लोग का प्री भी निकल जाता है, मेंस भी निकल जाता है, लेकिन फिर इंटरव्यू में मार्क्स कम आते हैं, या फिर इंटरव्यू में भी मार्क्स आ जाता है तो पता चलता है कि फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि यार आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं थे। मेंस में सिर्फ पास कर लेने से कुछ नहीं होगा, आपका मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। वो ज़्यादा मार्क्स कब आएंगे? जब आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे मेंस के एग्ज़ाम में। और वो सब पॉसिबल होगा कब? जब आपका मैथ स्ट्रांग होगा, जब आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी, जब आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। जीके की जहाँ तक बात है, मैं जीके के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको 6 महीने या 7 महीने के जीके को टारगेट करना हो विद इन 2 मंथ्स, तो आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाओ। जो क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आप अगस्त में एग्जाम देने जा रहे हो तो जनवरी के क्वेश्चंस आपको उस तरीके के आएंगे जैसे कि अगस्त के आने वाले हैं। करंट की कुछ चीजें पूछी जाती है, ओल्ड की कुछ चीजें पूछी जाती है। ओल्ड की क्या चीजें पूछी जाती है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। वो जनवरी का पूरा जीके पढ़ लेता है, फरवरी भी पूरा पढ़ लेता है, अगस्त भी पूरा पढ़ता है, पता चले सब हौच पौच हो जाता है। और फिर एग्जाम में जाकर के उनको प्रॉब्लम हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है किसका जीके है यार, ये जनवरी महीने का पूछा है या अगस्त का पूछा है। तो इसीलिए कॉन्साइज पढ़ो। जनवरी के थोड़े पढ़ने चाहिए, फरवरी के थोड़े पढ़ने चाहिए और अगस्त के थोड़े पढ़ने चाहिए। किस महीने का क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। चलिए, देखने के लिए पूरा पूरा वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपने बहुत कुछ सीखा है। और प्लीज़ ऑर्डर कर दो, पैसे को मत देखो अभी के लिए। इतने पैसे इन्वेस्ट किए हो पढ़ाई में तो एक बार और सही। चलिए बंद करते हैं वीडियो।